गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कम्पिटिटिव लेवल की केमिस्ट्री जो 10th क्लास के लिए पढ़ाया जा रहा था और उसके इस सीरीज में आपका स्वागत है। और आपको याद होगा कि मैंने इसमें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पहले शुरू किया था। हमारा मकसद ये था कि पहले आप एलिमेंट्स के बारे में जानें, उनके प्रॉपर्टीज़ के वेरिएशन के बारे में जान लें, तब बाकी चैप्टर्स को समझना आसान हो जाएगा। पहले हम उस एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल की मदद से समझ लेते हैं कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, वो एलिमेंट्स का साइज, उसके आयोनाइजेशन पोटेंशियल, उसमें कहाँ एक्सेप्शन प्रॉपर्टीज आते हैं, ये सारी की सारी बात हम समझ ले तो बाकी चैप्टर्स जैसे मेटल्स, नॉन मेटल्स हुआ, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स हुआ, उनको समझने में हमें बहुत काफ़ी मदद मिलेगी। उसी कड़ी में मैंने पिछले क्लास तक आपको समझाया है ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल कैसे वैरी करता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगे। पिछला लेक्चर, जस्ट इसके पहले वाला लेक्चर आप देखेंगे। सीरीज में मैंने बनाया हुआ सबका थंबनेल डाला हुआ है, कॉम्पिटिटिव लेवल केमिस्ट्री फॉर क्लास 10, और उसमें मैंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लेक्चर्स डाले हुए हैं। केवल वो 8-10 लेक्चर अभी तक हो चुके हैं और वो केवल पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पर ही बेस्ड है। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने वो सब के सब पढ़ लिया है तो फिर आप 10th क्लास के लेवल के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब आप बैठेंगे तो एक भी सवाल नहीं छूटेगा, ये गारंटी है। तो हमें आज पढ़ना है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। देखिए, आयोनाइजेशन पोटेंशियल में मैंने आपको ये समझाया था कि जब हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं किसी एटम से तो हमें एनर्जी देनी होती है, और वो एनर्जी जो है वो कहलाती है आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन इंथैल्पी। हमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को देखना है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी एक एनर्जी ही है, लेकिन यहाँ कुछ बात दूसरी होती है। जैसे कोई एक एटम है, सपोज कीजिए कि यह एक एटम है जिसके बीच में न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो उसके लिए हमें निश्चित रूप से एनर्जी देनी पड़ेगी, और वही एनर्जी कहलाता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। और आयोनाइजेशन पोटेंशियल को अफेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स के बारे में बता चुका हूँ, और इनका वेरिएशन कैसे होता है। पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, पीरियड में तब, टॉप टू बॉटम आते हैं, ग्रुप में तब, तो ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके। ठीक इसके उल्टा, अगर हम किसी एटम में, यह एक एटम है, इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हैं, तो जैसे ही आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहेंगे इसके स्टेबिलिटी में फ़र्क आएगा। हो सकता है कि इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाए और हो सकता है कि इसकी स्टेबिलिटी घट जाए। जैसे अगर आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं तो हो सकता है कि आपको बड़ी खुशी महसूस हो, आप बड़ा आराम से उनको रख सकते हैं। अगर आपका घर बड़ा है तो उनके रहने के लिए अलग कमरा दे सकते हैं। लेकिन अगर आप एक ही कमरे में रहते हैं, पूरे परिवार, कोई गेस्ट आ जाते हैं, तो आपको थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वही बात यहाँ भी है कि एक एटम को हमने एक इलेक्ट्रॉन देना है, तो वो हो सकता है कि एटम इलेक्ट्रॉन लेना चाहे भी और इलेक्ट्रॉन नहीं भी लेना चाहे, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। और दोनों ही केसेस में यहाँ एनर्जी का जो चेंज होगा वही कहलाएगा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो हम ये कह सकते हैं कि चेंज इन इंथैल्पी या एनर्जी कह सकते हैं आप, चेंज इन इंथैल्पी व्हेन an electron is added to the outermost cell of an isolated atom। एक आइसोलेटेड एटम के आउटरमोस्ट सेल में अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हैं तो जो इंथैल्पी का चेंज होगा वही कहलाएगा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी को रिप्रेजेंट किया जाता है, देखिए, Eg से या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से, या थर्मोडायनामिक्स की बात करते हैं
तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। एक एग्जाम्पल बता देता हूँ कि अगर ये क्लोरीन है, हमारा क्लोरीन एटम है, इसमें जब हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये बना देगा Cl-, और इसके लिए इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का वैल्यू मुझे याद है ये होता है 348 किलो जूल मोल इन्वर्स माइनस। मतलब कि अगर क्लोरीन को आप एक इलेक्ट्रॉन दोगे तो ये इतना एनर्जी रिलीज करेगा, इतना एनर्जी वह रिलीज करेगा। इसका मतलब है कि उतनी स्टेबिलिटी उसकी बढ़ जाएगी। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के केस में दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है। जब आप किसी एक न्यूट्रल एटम को, सपोज कीजिए कि हमने एक न्यूट्रल एटम को एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी निगेटिव भी हो जाएगा, निगेटिव भी होगा, और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पॉजिटिव भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पॉजिटिव भी हो सकता है। तो निगेटिव का मतलब ये हुआ कि उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए था और वो इलेक्ट्रॉन लेकर स्टेबलाइज हो गया। पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि उसको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, आप ज़बरदस्ती इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो उस इलेक्ट्रॉन को संभालने के लिए, उस इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने के लिए उसे एनर्जी भी चाहिए। तो उस केस में इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का वैल्यू पॉजिटिव होगा। तो हमें यहाँ पॉजिटिव वैल्यू से कोई मतलब नहीं रखना है। हमें मीनिंगफुल बात जो होगी, जो प्रासंगिक है, कि इलेक्ट्रॉन कोई लेना चाहे तभी उसको इलेक्ट्रॉन दिया जाए, और अगर इलेक्ट्रॉन लेना चाहे और तब इलेक्ट्रॉन दिया जाए तो निश्चित रूप से जो एनर्जी होगी वो रिलीज होगी, वो स्टेबलाइज होगा। और हमें यही बात यहाँ समझनी है कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी निगेटिव हो तभी वो वैलिड कंसेप्ट है, अदरवाइज उसका कोई मतलब नहीं है, वो मीनिंगलेस है। तो निगेटिव पर हमारा ध्यान ज़्यादा है, जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। तो इसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से होंगे ये भी समझ लीजिए। फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? पहला, जब आप एक इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में डालना चाहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाना चाहता है, तो दो मुख्य बातें हैं जो इसको अफेक्ट करता है। पहला तो ये हुआ कि साइज। अगर साइज बहुत छोटा है, तो यह इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा न्यूक्लियस, और स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का वैल्यू लार्ज निगेटिव होगा। और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। जैसे मान लीजिए कि कोई एक एटम है, दोनों एटम का साइज लगभग बराबर है, और यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन पहले से है और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है। तो आसान, इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन आप ऐड करोगे तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होने लगेगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन नहीं होगा, क्योंकि इसके पास कम इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन नहीं होगा। इसके पास पहले ही से इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगा, तो रिपल्सन होगा तो स्टेबिलिटी घटेगी, इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी लेस निगेटिव हो जाएगा। और अगर रिपल्सन कम हुआ तो ज़्यादा निगेटिव होगा, और ज़्यादा निगेटिव हो तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। और ये हमने समझ लेना है, ये हमने याद रखना है। अब हम आपको कुछ उसका वेरिएशन समझाते हैं कि कैसे वेरी करता है ये। अब देखिए, हम पीरियोडिक टेबल में जब पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे, पीरियड में लेफ़्ट टू राइट ही मूव करते हैं, पहले से बताया हुआ आपको। तो जब लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो साइज छोटा होता है, और मैंने अभी आपको बताया है कि अगर साइज छोटा हुआ तो निगेटिव वैल्यू बढ़ेगा। यहाँ हम जो भी बात करेंगे निगेटिव वैल्यू के लिए, कि निगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इंक्रीजेज एज साइज डिक्रीजेज। साइज घटेगा, इसलिए निगेटिव वैल्यू निश्चित रूप से बढ़ेगा।
और ये ग्रुप 17 तक बढ़ता है, ग्रुप 18 में तो पॉजिटिव हो जाता है वो वैल्यू, इसलिए वो सिग्निफिकेंट नहीं है। अब वेरिएशन इन ग्रुप भी आप देख ही लीजिए। वेरिएशन इन ग्रुप में कैसे वेरी करता है। अगर हम टॉप टू बॉटम आते हैं किसी ग्रुप में, जैसे आप ग्रुप 17 की बात कीजिए ना, ग्रुप 17 में फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्टेटाइन है। तो सबसे छोटा जो हुआ वो फ्लोरीन हुआ, स्मॉलेस्ट हुआ सबसे छोटा। तो वैसे जनरल कंसेप्ट है, जनरली जब टॉप टू बॉटम आप आएंगे तो निगेटिव वैल्यू को डिक्रीज करना चाहिए। निगेटिव वैल्यू डिक्रीज करता है, क्यों? क्योंकि साइज बड़ा होता जाता है। टॉप टू बॉटम आएंगे तो साइज बड़ा होगा, इसलिए निगेटिव वैल्यू घटता जाएगा, निगेटिव वैल्यू घटेगा। मैं हमेशा इस बात को जोर दे रहा हूँ, निगेटिव वैल्यू की बात करते हैं हम, निगेटिव वैल्यू कम होता जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है कि फ्लोरीन में अगर आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो ये बनाता है F-, और इसके लिए इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का वैल्यू एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है, शायद 328 किलोजूल मोल इन्वर्स होता है। लेकिन जैसे ही आप क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन में मैंने पहले भी एक डाटा दिया है, तो ये Cl- बनाएगा और इसके लिए इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का वैल्यू होगा -348 किलोजूल मोल इन्वर्स। तो देखिए यहाँ एक डिस्क्रिपेंसी है, एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन है कि क्लोरीन साइज में बड़ा है लेकिन उसके बावजूद भी इसका इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी लार्ज निगेटिव है, उससे ज़्यादा निगेटिव है फ्लोरीन के मुकाबले। तो इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग ये देते हैं कि फ्लोरीन का साइज छोटा है, सबसे छोटा साइज का है वो, और क्लोरीन का साइज उससे बड़ा है। इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाएगा तो उतना इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन नहीं होगा। अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाएगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा, जिसके कारण इसका इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी लेस निगेटिव होता है। एकदम से याद रखना इसको। और यही केस होता है नाइट्रोजन के साथ भी, ऑक्सीजन के साथ भी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस निगेटिव दैन सल्फर, एंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज लेस निगेटिव दैन फास्फोरस। यह आपको याद रखना है क्योंकि ये साइज के कारण होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की बात मैं आपको समझा रहा था। अब एक लास्ट टर्म है, प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ये चौथा प्रॉपर्टीज है जिसको समझना है हमें। तो ऐसे एक एग्जाम्पल हम आपको समझा दें कि सपोज कीजिए कि मैंने अपने दोस्त के साथ कोई बिजनेस शुरू किया है, या मैं और मेरा एक दोस्त, हम दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं, और तो कैसे पता लगाएंगे कि कौन दोस्त ईमानदार है, कौन दोस्त बेईमान है? जब तक हम उसके साथ बिजनेस नहीं करेंगे, कोई डील नहीं करेंगे, तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि मैं बेईमान हूँ कि वो बेईमान है। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर कहता है कि यह इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है वह प्रॉपर्टीज है किसी बॉन्डेड एटम की, प्रॉपर्टीज है ऑफ ए बॉन्डेड एटम। बॉन्डेड एटम की प्रॉपर्टीज है ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, किसी आइसोलेटेड एटम की प्रॉपर्टीज नहीं है। जबकि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ये सब एक आइसोलेटेड एटम की प्रॉपर्टीज थी, यह किसी बॉन्डेड एटम की प्रॉपर्टीज है। तो सपोज कीजिए कि ए और बी के बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन लगे हुए हैं। तो अगर यह ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव हुआ, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव हुआ, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच के रखेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच के रखेगा, और इस पर पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी डेल्टा माइनस, और इस पर डेल्टा प्लस। डेल्टा मतलब पार्शियल, कम। तो ये चार्ज डेवलप हो जाएगा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफिनीशन हुआ कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम ऑफ ए शेयर्ड एटम या बॉन्डेड एटम
टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। मतलब किसी बॉन्ड बनाए हुए आइटम की यह प्रॉपर्टीज है जिसके कारण वह इलेक्ट्रॉन को, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति रखता है। तो हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ ए बॉन्डेड आइटम, टेंडेंसी ऑफ ए bonded atom to attract shared pair of electrons towards itself। अपनी ओर खींचने की जो टेंडेंसी है वही कहलाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो नन मेटल के लिए ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है, ज़्यादा मायने रखता है। जब लेफ़्ट टू राइट जाइएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा और जब टॉप टू बॉटम आइएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा। कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं, कोई एक्सेप्शन नहीं इसमें। जब लेफ़्ट टू राइट जाएंगे किसी पीरियड में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा, लेफ़्ट टू राइट बढ़ेगा क्योंकि नन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, इंक्रीजेज। और जब टॉप टू बॉटम आइएगा तो डिक्रीजेज, ये घटेगा। वो हमें याद रखना है। और दुनिया का सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जो हैं, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन है सबसे बड़ा, उसके बाद है ऑक्सीजन, उसके बाद है नाइट्रोजन। ये 3 एलिमेंट्स मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स माने जाते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है फ्लोरीन की। तो इस तरह से मैंने पीरियोडिसिटी आपको समझा दिया है। आज इसकी समाप्ति की घोषणा करता हूँ। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जो है वो कॉम्पिटिटिव लेवल का मैंने कंप्लीट कर दिया है। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर अच्छा लगता है तब भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। लाइक देना ना भूलें, लाइक बहुत मायने रखता है आपका कि आपने वीडियो को देखा और आपको ये वीडियो पसंद आया। दूसरी बात कि अगर आप मेरे नए व्यूअर हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को कम से कम एक बार सब्सक्राइब कर दें, अपना सब्सक्रिप्शन दें हमें, और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह के वीडियोज़, जो कॉम्पिटिटिव लेवल के वीडियोज़ हैं, वो आपको मिलते रहें सब समय, सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अब अगले चैप्टर में फिर से भेंट होगी आपसे 10th क्लास के स्टूडेंट से, जहाँ मैं कोशिश करूँगा कि अब जो भी चैप्टर स्टार्ट करूँगा उसमें आपको समझ में आएगा, क्योंकि एलिमेंट्स के बारे में आपने पीरियोडिक टेबल की मदद से सब कुछ समझ लिया है। अगर सब जानते हैं तो बड़ी आसानी से आप पढ़ सकेंगे किसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। जैसे मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखते हैं, क्यों रखते हैं, ये सब हम बात करेंगे अगले चैप्टर में। अब नया वीडियो जब शुरू करूँगा तो आपसे भेंट होगी। धन्यवाद।